पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मकड़ी। मकड़ी वर्ग एरेक्निडा तथा आर्डर एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पृष्ठभाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। बाकी जो है आपका खटमल हो गया, घरेलू मक्खी और मच्छर, ये सभी जो है कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 6 पाद पाए जाते हैं, यानी कि 6 पैर पाए जाते हैं, जबकि मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इनके जो है 8 पैर होते हैं। तो यहाँ आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंभिका दंत का। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत, जिसको जंभिका दंत कहते हैं, ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों यानी कि पॉइजन ग्लैंड से संबंध होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका साफ सही हो जाएगा कि सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका? तो जंभिका दंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कि केवल नर रक्त चूसते हैं, दूसरा है केवल मादा रक्त चूसती हैं, तीसरा है मादा पौधों का रस चूसती हैं, चौथा है मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, और पांचवा है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन डी से होगा, 2 और 5 जो है आपका सही है, यानी कि केवल मादा जो है वह रक्त चूसती हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने वह बड़े होते हैं। तो 2 और 5 सही है, बाकी जो है आपका गलत है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों पक्षियों या स्तनियों का रुधिर चूसती हैं और बाह्य परजीवी के रूप में होती हैं। नर मच्छर जो है रुधिर नहीं चूसते हैं, यानी कि ब्लड नहीं चूसते हैं, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूस सकती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से वह बड़े होते हैं। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 और 5 वह सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तना। आलू का खाने वाला भाग कंद यानी कि रूपांतरित तना होता है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना पके फल के लैटेक्स से। अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। तो यहाँ जो है आपका सी विकल्प से हो जाएगा कि अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? तो बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को कहते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या फिर पावर हाउस कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ 5000 मिलीलीटर। तो यहाँ लीटर में नहीं मिलीलीटर में दिया गया है, तो 5000 मिलीलीटर होगा, और लीटर में दिया रहता तो कितना होता? 5 लीटर के आसपास। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा का लगभग 5000 मिलीलीटर या जो है लगभग 5 लीटर वह रुधिर होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस
हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है और प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शैवाल पूछा जाएगा तो वह आप चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाश या जो है अपना भोजन वह बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल से। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकली समस्त ऑक्सीजन वह जल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। यह प्रखरता यानी कि इंटेंसिटी, प्रकाश का प्रकार तथा उसके अंतराल तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है तथा गति प्राप्त करती है। विभिन्न तरंग दैर्घ्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण वह लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वह आपका 650 नैनोमीटर होता है। तो तथा द्वितीय जो अधिकतम नीले प्रकाश का होता है, तो दूसरे स्थान पर जो होता है वह नीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 475 नैनोमीटर इसका तरंग दैर्घ्य होता है। तो पहला जो होगा वह सर्वाधिक प्रभावकारी होता है लाल प्रकाश, दूसरे नंबर पर जो है होगा आपका नीला प्रकाश। तो यहाँ पूछा गया प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो वह होगा आपका लाल प्रकाश। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन को। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे वह थे फ्रेडरिक गोलैंड। कौन थे, तो फ्रेडरिक गोलैंड थे। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस इनका पूरा नाम था। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ दिया गया है। विटामिन डी की कमी से वर्णांधता रोग। तो वर्णांधता जो है एक वंशानुगत रोग है। विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स रोग, जिसको ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। तो वह आपका विटामिन डी की कमी से होता है। बाकी जो है आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है और फोलिक एसिड से जो है रक्त अल्पता होता है। तो यहाँ सी विकल्प जो है आपका सुमेलते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स यानी कि सूखा रोग या ऑस्टियोमैलेशिया जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ जो है सही होगा। विटामिन ए की कमी से दिया गया है गठिया रोग। तो विटामिन ए की कमी से आपको पता होगा रतौंधी होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सुमेलते हैं। बाकी विटामिन डी की कमी से सुखंडी यानी कि सूखा रोग, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना, उसके बाद जो है आपका विटामिन B1 की कमी से बेरी। तो सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी यह जल में विलय होता है। यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न में भी पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो बी और सी जो है ये आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 में। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 जिसका जो है रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12 जो है आपका वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की कार्य की भी जो है गड़बड़ हो जाती है। और विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह आपका मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर, ये सब जो है इसका स्रोत है। और आंत के जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं। ए आपका दिया गया हड्डियों में उपस्थित यौगिक, तो यह हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट होगा। ए का हो जाएगा चौथा। बी है सिरका में उपस्थित अम्ल, तो यह हो जाएगा एसिटिक एसिड, तो बी का हो जाएगा तीसरा। सी है दूध का खट्टा होना, तो यह लैक्टिक एसिड के कारण होगा, तो सी का हो जाएगा पहला। और डी है फलों का पकना, तो यह एथिलीन होगा। डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2 जिस विकल्प में होगा वह आपका सही हो जाएगा। तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सिन। प्रोटीनों का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है और अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन के दाने में। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है 40% होता है। कितना? तो 40% होता है। यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है और सोयाबीन से दूध भी तैयार किया जाता है जो कि गाय के दूध के समकक्ष होता है। और सोयाबीन के दाने में 40% प्रोटीन और 20 से लेकर 23% तक इसमें वसा होता है और 30% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और मध्य प्रदेश जो है आपका पता होगा कि सोयाबीन के उत्पादन में जो है पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरेटिन। बाल किरेटिन नामक प्रोटीन का जो है बना होता है। यह प्राणियों में नाखूनों और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है किरेटिन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, वसा से। वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए और 1 ग्राम ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका, भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति। दूध में जो है कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। और गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण जो है वह कैरोटीन की उपस्थिति है। और कैरोटीन ये हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र जो होता है C40, सूत्र होता है उसका C40 और O56 इसका सूत्र होता है कैरोटीन हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़े धोने का सोडा दिया गया आपका पोटेशियम। तो यहाँ कपड़े धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। बाकी जो आपका सुमिल थे क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन होता है, खाने का नमक, यह सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। अगला जो क्वेश्चन आपका, कौन सा सूक्ष्म तत्व तो नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधक। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के लिए आवश्यक खनिज तत्वों का मुख्यतः जो है दो भागों में, एक तो होता है आपका दीर्घ पोषक तत्व और दूसरा जो होता है लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो लघु पोषक तत्वों की आवश्यकता वह सूक्ष्म मात्रा में तो होती है, जबकि दीर्घ पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है। लोहा, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, उसके बाद आपका कोबाल्ट, निकिल, मेलिब्डेनम, क्रोमियम आदि जो है ये सूक्ष्म तत्व हैं, जबकि आपका कैल्शियम होता है, उसके बाद जो है आपका मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन एवं गंधक, ये सभी आदि दीर्घ तत्वों की श्रेणी में जो है आते हैं। तो यहाँ पूछा गया आपका सूक्ष्म तत्व कौन सा नहीं है? तो गंधक यह सूक्ष्म तत्व नहीं है, यह आपका दीर्घ तत्व की श्रेणी में आता है गंधक। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोन जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। यह टेस्टोस्टेरोन जो है आपका यह पुल्लिंग हार्मोन है, और पुरुष हार्मोन जो है वह आपका एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है, पुरुष हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन ये आपका थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो वह है आपका एस्ट्रोजन। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण आ रहा है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से, वह ए सत्य है किंतु आर वह असत्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, सही है, और तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ये आपका गलत है। मेलाटोनिन यह निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर जो है प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव वह शुरू होता है, अतः इसे रात का हार्मोन भी कहा जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन को या अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है। सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है, तो आपका इस कारण जो है इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ। तो सी विकल्प यहाँ से हुआ, ए सत्य है और आर जो है वह असत्य है। अगला क्वेश्चन है बाबा आपका कि तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है डीपीटी का टीका। रोहिणी या जिसको डिप्थीरिया भी कहा जाता है, काली खांसी जिसको कुकर खांसी कहा जाता है, और टिटनेस या फिर जो है जिसको धनुष टंकार रोग कहा जाता है, से बचाव है तो नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। और तो तीनों रोग जो है वह जीवाणुजन्य है। तीनों रोग जो है वो आपका जीवाणुजन्य है, जो कि क्रम से आपका कैरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, और हीमोफिलस परट्यूसिस तथा माइकोबैक्टीरियम वह द्वारा जो है आपका टिटनेस होता है। तो यहाँ से पूछा गया है कि तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? तो रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया के बचाव के लिए, और उसके बाद कुकर खांसी या काली खांसी के बचाव के लिए, और टिटनेस के बचाव के लिए जो है दिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक रोग दिया गया है 6 रोग यानी कि टीबी, ये आपका गलत है।
और क्षय रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी कहा जाता है को यक्ष्मा या तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं, बाकी ये ऑप्शन दिया गया है स्व प्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोथ होता है, पामा रोग वह चिंचिड़ी कहा जाता है, मानसिक रोग मनोविदलता, बाकी सभी सही है। बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H5N1, यह बर्ड फ्लू का कारक है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है और मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस मनुष्य को दो तरह से प्रभावित कर सकता है, एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्यों में पहुंचकर और दूसरा किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर। टैमी फ्लू इसकी महत्वपूर्ण औषधि है। बर्ड फ्लू का जो है औषधि है टैमी फ्लू। टैमी फ्लू इसकी महत्वपूर्ण औषधि है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बर्ड फ्लू का कारक है H5N1 वायरस। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षय रोग। पोलियो जो है यह आपका एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। रेबीज एवं खसरा, रेबीज एवं खसरा जो है विषाणुजन्य ये भी रोग हैं, जबकि तपेदिक या फिर यक्ष्मा या टीबी एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। तो यह जो है जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है टीबी। बाकी जो है ये सभी खसरा, रेबीज जो है ये विषाणुजन्य रोग है और पोलियो भी जो है ये आपका विषाणुजन्य रोग है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी झूठ कंड यानी कि फॉल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये आपका सही नहीं है। मिथ्याकंड या झूठ कंड जिसको फॉल्स स्मट कहा जाता है, यह धान की फसल का रोग है। किसका रोग है? तो यह धान की फसल का रोग है। बाकी जो है सभी यहाँ सही है। गेरुई गेहूँ में पाया जाने वाला रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। और खैरा जो है यह धान में पाया जाने वाला रोग है। तो झूठ कंड ये भी जो है आपका धान में पाया जाने वाला रोग है, जबकि यहाँ दिया गया है कि जौ में पाया जाने वाला रोग है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है इबोला वायरस का नाम लिया गया है कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक नदी के नाम से इबोला वायरस का नाम जो है रखा गया है। इस रोग की पहचान जो है सबसे पहले 1976 में इबोला नदी जो कि कांगो अफ्रीका महाद्वीप में के पास जो स्थित एक गांव में की गई थी, इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो कि मरीज के संपर्क में आने से फैलता है और मरीज के पसीने, मरीज के खून या श्वास से बचकर रहें। इसके चपेट में आकर जो है टाइफाइड, कालरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है और बाल झड़ने लगता है। नसों से मांसपेशियों में खून उतर आता है। इससे बचाव करने के लिए खुद को सतर्क रखना ही जो है उपाय है। तो यहाँ पूछा गया आपसे इबोला वायरस का नाम लिया गया है कहाँ से? तो एक नदी के नाम से जो है लिया गया है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंबाकू के खेत में। ओरोबैंकी खरपतवार या जिसको कहा जाता है ब्रूम रेप्स वीड, इंग्लिश में कहा जाता है उसके ब्रूम रेप्स वीड, एक परजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा आलू और टमाटर के खेत में पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं ओरोबैंकी खरपतवार की। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है कहाँ? तो तंबाकू के खेत में पाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए का। सुनहरा चावल जिसको गोल्डन राइस कहा जाता है, यह ओराइजा सेटाइवा चावल की एक किस्म है। इसमें आयरन, जिंक एवं विटामिन ए जैसे तत्वों की प्रचुरता है। इस चावल का विकास उन क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए किया गया था जहां आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले विटामिन ए की कमी है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। दूसरा है जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ सही हैं। वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं जीवाणु भोजी कहलाते हैं और आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जीवाणु भोजी का उपयोग किया जाता है। तो दोनों ही कथन सही हैं आपका यहाँ, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका करनाल बंट रोग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं फसल का रोग है यह करनाल बंट। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो कि टेलेसिया वंश के कवकों से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है करनाल बंट को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटपर्णी दिया गया है जलोदबिद। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। घटपर्णी नेफेंथेसी कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये मुख्यतया शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोदभिद से आशय जो है अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधे से है। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन जो है आपका वह आंशिक मूल परजीवी होता है। बाकी जो है आपका सभी सुमेलित हैं। अमरबेल तना परजीवी है। चंदन जो है ये आपका जड़ परजीवी है। आर्किड जो है अधिपादप एपीफाइट है। तो यहाँ आपका डी विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्पिरिन दिया गया है निश्चेतक। तो ये आपका गलत है। एस्पिरिन होगा दर्द निवारक। क्या हो जाएगा? यह दर्द निवारक है। बाकी जो है आपका क्लोरोमाइसेटिन ये टाइफाइड नाशी है। क्रिस्टल वायलेट यह प्रतिरोधी है। क्विनिन यह मलेरिया रोधी जो है आपका दवा है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। एस्पिरिन क्या है? तो यह दर्द निवारक है। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है आपका। नेक्स्ट है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाश्मीर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो है वह गाश्मीर रेशम कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन आपका, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोडीन का। आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत वह समुद्री घास जैसे कि आपका केल्प हो गया, नोरी, कंबू हो गया, उसके बाद वैकेम आदि जो हैं। और आयोडीन के अन्य स्रोत जो है सी फूड, समुद्री खाद्य, डेयरी उत्पाद, विशेष रूप से दूध, ये सभी हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य महत्व तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वह आयोडीन का मुख्य स्रोत है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया आपका, कसकुटा यानी कि अमरबेल परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। कारण आ रहा है कि यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन डी से होगा। ए सही है किंतु आर जो है वह गलत है। कुसकुटा एक प्रकार की जो है लता है। इसे अमरबेल भी कहा जाता है और यह परजीवी आवृत बीजी पौधे का एक उदाहरण है जिसमें पत्तियों और पड़हरिन का पूर्णतः अभाव होता है। यह पीले पतले दुबले तने वाला पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है तथा स्थान पर परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम तथा फ्लोएम में घुस जाते हैं और वहां से भोजन तथा खनिज, लवण और जल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो है आपका यहाँ ए जो है वह आपका सही है किंतु आर वह गलत है। तो डी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। और प्रश्न जो है पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम से जो है प्रश्न पूछा जाता है। जाइलम यह पौधों में जो है जल वहन के लिए उत्तरदायी है, जल वहन के लिए, और फ्लोएम जो है यह पौधों में भोजन के लिए जो है उत्तरदायी है। तो ये जो है प्रश्न पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम से। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूटाक्लोर।
शाकनाशी एक प्रकार का रसायन होता है जिसका प्रयोग किसी क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ब्यूटाक्लोर एसिटाइलिन वर्ग का एक शाकनाशी है। भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग धान की खेती में किया जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घटपर्णी दिया गया परजीवी आवृत बीजी का। तो ये जो है आपका गलत है। घटपर्णी या नेपेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है और जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचा करके करता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ईस्ट जो है किण्वन हो जाएगा, कैसीन दुग्ध प्रोटीन हो जाएगा, एलोवेरा आवृत बीजी, बाकी सभी सही है। डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका फसल दिया गया, दूसरी तरफ प्रजाति, इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी ऑप्शन दिया गया अलसी। अलसी की प्रजाति सूर्या दिया गया है। सूर्या जो है ये आम की प्रजाति है, पपीता की प्रजाति है और जो है आलू की भी प्रजाति है सूर्या। तो अलसी की यह प्रजाति नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। बाकी सरसों की प्रजाति जो है आपका बरुड़ा है, मटर की प्रजाति सपना है, मूंगफली की प्रजाति कौशल है। तो दोस्तों जो है ये था आपका जीव विज्ञान का पिछले वर्षों के आरओ एग्जाम में पूछे गए, प्री और मेंस में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए।